अलग सुबह खटपट की हल्की हल्की आवाजों से मेरी आंख खुली। मैंने बिस्तर पर उठते हुए मुड़कर देखा तो जहीर एक स्टेन गन से नबरदाजमा नजर आया। असलहे की खुली बोरी मुझे उसके पहलू में रखी हुई दिखाई दी। मुझे जागते देखकर जहीर के चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक नमूदार हुई। उसने नदामत भरे लहजे में कहा, माफी चाहता हूँ जमाल भाई, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, ओ यार, तुम्हें तो पता है मेरे बेदार होने का लगभग यही वक्त होता है। तुम बताओ ये क्या चल रहा है? मुझे तो लग रहा है खुशी और हिजान की शिद्दत से तुम्हें सारी रात नींद ही नहीं आई। उसने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ ऐसा ही है भाई। दरअसल मैं बारीक बीनी से इन स्टेन गन्नों का जायजा लेने के लिए बेताब था। मैंने उन पहले वाली गन्नों का भी इंतहाई गौर से मुआयना किया था और कई बार की कोशिश के बाद उनके तमाम हिस्से मसलन नाल, स्प्रिंग, चैम्बर, बोल्ट वगैरह अलग अलग करके दोबारा जोड़ना सीख लिया था ताकि इस गन की बाकायदगी से सफाई करके और पुर्जों को तेल लगाकर बेहतरीन हालत में रखा जा सके। मैंने इस बात में सर हिलाकर पूछा, इस वाली स्टेन गन के जायजे से अब तक क्या समझ में आया है? उसने कहा, मैंने इसे बोरी से निकालकर अभी हाथ में लिया ही था कि आपकी आंख खुल गई। अभी तो मैं यही जायजा ले पाया हूँ कि ये बनावट के लिहाज से तो बिलाशुबा पहले वाली स्टेन गन से ज्यादा नफीस है, लेकिन इसका दस्ता कम आरामदेह है और इसे कंधे से लगाकर निशाना लगाने में थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होगी। मैंने सताइश भरे लहजे में कहा, बहुत खूब। क्या इनकी साख्त में काफी ज्यादा फर्क है? मेरा मतलब है, क्या तुम इसे भी पूरी तरह खोल कर दोबारा जोड़ सकते हो? उसने भरपूर एतमाद से सर को हाँ में जुम्बिश दी। बोला, मेरा ख्याल है इनकी बनावट में कोई गैर मामूली फर्क नहीं है और मैं बगैर किसी खास मुश्किल के ये काम कर लूंगा। मैंने कहा, तो फिर देर किस बात की, बिस्मिल्लाह करो। मैं भी तुम्हारी महारत देखूं और हो सके तो थोड़ा बहुत सीख भी लूं। शायद जिंदगी में कभी स्टेन गन से वास्ता पड़ जाए। इसे चलाना तो खैर मेरे लिए मसला नहीं है, लेकिन खोलना और दोबारा जोड़ना मश्क का तकाजा करता है। मेरी बात सुनते ही जहीर हरकत में आ गया और बड़ी महारत से बारी बारी स्टेन गन के तमाम छोटे बड़े हिस्से अलग करके बिस्तर पर सजा दिए और फिर मेरी तरफ से इशारा मिलने पर तमाम हिस्से निहायत महारत और आसानी से दोबारा जोड़कर गन को पहले जैसी शक्ल में ले आया। मुझे अंदाजा हुआ कि इस हथियार की तैयारी में ये खास ख्याल रखा गया है कि इसे किसी खास औजार की मदद लिए बगैर बहुत कम वक्त में खोला और जोड़ा जा सकता है और थोड़ी बहुत कोशिश और मश्क से मैं भी आसानी महारत हासिल कर सकता हूँ। जहीर ने स्टेन गन वापस बोरी में रखते हुए कहा, इन स्टेन गनों में ऑटोमेटिक फायरिंग के दौरान कभी कभार गोली रुक जाती है और स्टेन गन का लीवर खींचकर उसे दोबारा कॉक करना पड़ता है। उम्मीद है वो मसला इन गन्नों में नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि इन गन्नों में कोई खराबी ना हो बल्कि असल मसला मैगजीनों में हो और इंग्लैंड साख्ता इन मैगजीनों के इस्तेमाल से सब ठीक हो जाए। मैंने कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह करे नासिर जल्द अज जल्द खुफिया खाने वाले ट्रक का बंदोबस्त कर दे और तुम बगैर किसी मुश्किल के असलहे की ये खेप किश्तवाड़ पहुंचाने में कामयाब हो जाओ। जहीर ने मेरी दुआ पर आमीन कहा और उठ खड़ा हुआ। बोला, मैं जरा नासिर से पूछ कर आता हूँ कि ट्रक पहुंचने का कब तक इम्कान है। मैंने उसकी तायद की और खुद गुस्ल खाने का रुख किया। घर के अंदरूनी हिस्से से आने वाली गुफ्तगू की हल्की हल्की आवाजों से अंदाजा हो रहा था कि रुखसाना भी बेदार हो चुकी है और गालिबन नाश्ते की तैयारी हो रही है। मैं वापस आकर कंबल में घुसा तो मेरे अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। बैठक का घर की तरफ खुलने वाला दरवाजा बे आवाज खुला और जमीला ने अंदर झांक कर देखा और मुझे जागता पाकर अंदर आ गई। बोली, नाश्ता तैयार है जमाल भाई, अगर हुक्म हो तो ले आऊं। और वो हमारे सरबकफ मुजाहिद कहाँ हैं? मैंने कहा, वो नासिर और यासिर भाई की तरफ गया है, मेरा ख्याल है उन्हें नाश्ते के लिए साथ लेकर आएगा। थोड़ा रुक जाओ, हम एक साथ नाश्ता करेंगे। चंद मिनट के बाद जहीर वापस लौटा तो सिर्फ यासिर उसके साथ था। वो बोला, नासिर कुछ देर पहले ही अहमदुल्लाह को लाने मोटरसाइकिल पर अंबाले रवाना हुआ है। वो 11 साल से मेरे लिए काम कर रहा है। ये नाजुक जिम्मेदारी मैं उसे ही सौंपना चाहता हूँ। वो वाला ट्रक चलाने के लिए हमें ऐसे ड्राइवर की जरूरत है जिस पर हम मुकम्मल एतमाद कर सकें। मैंने पूछा, क्या आपने पहले वाली खेप के साथ भी उसे ही जहीर के साथ किश्तवाड़ भेजा था और वो क्या मामले से बाखबर है? यासिर की बजाय जहीर ने जवाब दिया। बोला, हाँ, हम दोनों ही किश्तवाड़ गए थे। अहमदुल्लाह बहुत अच्छे ड्राइवर और उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान हैं। वो कश्मीरी नहीं है मगर हमारी आजादी की जदोजहद की दिलो जान से हिमायत करते हैं। उन्होंने निहायत जिम्मेदारी और बेखौफी से वो काम किया था। यासिर भाई अहमदुल्लाह पर एतमाद में हक बजानिब हैं। मैंने सताइश के इजहार के लिए गर्दन हिलाई और यासिर से पूछा, और वो खुफिया खाने वाला ट्रक इस वक्त कहाँ है? यासिर से मुतमईन लहजे में कहा, वो तो यहीं गोदाम के पिछवाड़े खड़ा है। नासिर ने वर्कशॉप पर उसका तेल पानी चेक करवा लिया था और अब वो सफर के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने खुश होकर कहा, इसका मतलब है जहीर इंशाल्लाह आज रात ही कश्मीर रवाना हो जाएगा।
यासिर और जहीर ने भी इसी उम्मीद का इजहार किया। इस दौरान में जहीर ने मानिक के गुरखे चौकीदार से हथियाई हुई 2 नाली शॉटगन भी असलहे की बोरी में मुंतकिल कर दी और सुतली से एक बार फिर बोरी का मुंह मजबूती से बंद कर दिया। तभी जमीला नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते के दौरान आइंदा के लाहे अमल पर बात होती रही। मैंने छाजली में अमरदीप के घर जाने का इरादा जाहिर किया तो जहीर और यासिर दोनों कुछ परेशान हो गए। अपने अंदेशों के इजहार की इब्तिदा जहीर ने की। बोला, जमाल भाई 1-2 दिन मजीद पुलिस की दौड़ धूप ठंडी होने का इंतजार करते तो अच्छा होता। मेरा ख्याल है आप किसी खास काम से तो वहां नहीं जा रहे। मैंने कहा, नहीं, छाजली जाने के पसे पर्दा कोई खास मकसद तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो लोग मेरे इस तरह बगैर किसी खैर खबर के गायब होने पर परेशान होंगे। उनकी नजर में तो मैं परदेश से पहली बार घूमने फिरने के लिए हिंदुस्तान आने वाला एक नौजवान ही हूँ। अमरदीप तो फिर भी कुछ वाकिफ है कि मुझे खुद पर पड़ने वाली उफ्ताद से निपटना आता है, लेकिन उसके बुजुर्ग वालिदैन और भाई काफी फिक्रमंद होंगे। जहीर ने कहा, ये बात तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, फिर उनकी कीमती जीप भी मुसलसल आपके कब्जे में है। अब तो पटियाले का सिखों का मेला भी खत्म हो चुका होगा। मैंने कहा, जीप का कोई मसला नहीं है। अमरदीप ने मुझे जोर देकर कहा था कि जब तक चाहूं उसे अपने इस्तेमाल में रख सकता हूं, लेकिन उनकी तसल्ली के लिए कम से कम एक बार वहां जाना मैं अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझता हूं। और आप दोनों बेफिक्र हो जाएं, मैं बस के जरिए तन्हा वहां जाऊंगा तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। यासिर ने कहा, अगर आप यही मुनासिब समझते हैं तो ठीक है। अच्छा, ऐसा करें, मैं आपको सप्लाई वाली मोटरसाइकिल पर सरहंद ले चलता हूँ। वहां से सुबह 10 बजे एक बस नाभा और मानसा के रास्ते भटिंडा जाती है। आप रास्ते में सुनाम के बस अड्डे पर उतर जाना। मेरा ख्याल है बस 2.25 घंटे लेगी। सुनाम से आपको छाजली के लिए तांगा मिल जाएगा। मैंने कहा, सुनाम से आगे का रास्ता तो मुझे मालूम है, ये ठीक रहेगा। मेरा ख्याल है हमें कुछ ही देर में रवाना होना होगा। हमें सरहंद पहुंचने में भी तो वक्त लगेगा। यासिर ने बताया, हमें इतनी उजरत का मुजाहरा करने की जरूरत नहीं है। सरहंद का यहाँ से फासला 7-8 मील से ज्यादा नहीं है। हम 20-25 मिनट में आसानी वहाँ पहुँच सकते हैं। वैसे भी वो देहाती टाइप की बस है भाई, साल में एक आध बार ही ऐन वक्त पर अड्डा छोड़ती होगी। यासिर की बात सुनकर जहीर और मैंने क़हक़ह लगाया, लेकिन फिर जहीर ने संजीदा होते हुए कहा, वैसे तो इंशाल्लाह आप किसी खतरे से 2-4 हुए बगैर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और बखैर आफियत वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी रिवॉल्वर जरूर साथ रखिएगा। मैंने जवाब दिया, तुम फिक्र न करो छोटे भाई, मैं न सिर्फ लोडेड गन अपने पास रखूंगा बल्कि पूरी तरह मोहतात भी रहूंगा। मुझे पता है हम लापरवाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दुश्मन को गाफिल समझना खुदकुशी के मुतरादिफ होता है। मेरी बात सुनकर वो दोनों खुश हो गए। उनसे इजाजत लेकर मैं अंदर जमीला और रुखसाना के पास गया और उन्हें बताया कि मैं कल तक के लिए अपने एक दोस्त के गांव जा रहा हूं। अगर 1-8 दिन ज्यादा लग जाए तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। गांव का सुनकर जमीला ने साथ ले जाने की फरमाइश की, जो मैंने बाद में किसी वक्त का कहकर टाल दी। 9:15 बजे के करीब यासिर एक मोटरसाइकिल पर मुझे साथ लेकर जीटी रोड के रास्ते सरहंद की तरफ रवाना हुआ। अपनी दिगरगूं जाहिरी हालत के बरक्स मोटरसाइकिल का इंजन उम्दा हालत में था और उसने रास्ते में कहीं तंग न किया। खासी मसरूफ सड़क पर दरमियानी रफ्तार से लगभग 25 मिनट का सफर तय करके हम सरहंद के तारीखी कस्बे के बस अड्डे पर पहुंच गए। भटिंडा जाने वाली खस्ता हाल बस बज़ाहिर रवानगी के लिए तैयार थी, लेकिन उसमें अभी 8-10 मुसाफिर ही बैठे हुए थे। यासिर ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी करके वहां मौजूद ढाबे से चाय पिलाने की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इस पर वो मुझे साथ लेकर बस में सवार हो गया। खिड़की के साथ वाली एक सीट पर मुझे बिठाकर वो मेरे साथ ही बैठ गया। हम दोनों अगले पौने घंटे तक गपशप करते रहे। रवानगी का वक्त गुजर जाने के काफी देर के बाद भी बस पूरी तरह नहीं भरी थी, लेकिन जब मुसाफिरों की सदाए एहतजाज शिद्दत पकड़ने लगी तो बिलाखिर रीच नुमा कंडक्टर ने बेजार लहजे में ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। ये सुनकर यासिर ने मुझसे गर्मजोशी से मुसाफा किया और गाड़ी से उतरने के लिए खड़ा हो गया। एक और सवारी के रुखसत होने पर कंडक्टर ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन यही गनीमत था कि उसने गाड़ी की रवानगी का इरादा बरकरार रखा। यासिर बस की रवानगी तक अड्डे पर मौजूद रहा। बस चलते ही खालिस देहाती लिबास में मलबूस एक दुबला पतला नौजवान मेरे साथ वाली खाली सीट पर आकर बैठ गया। वो जिस इश्तियाक से चलती हुई बस से बाहर झांक रहा था, मुझे लगा कि वो भी शायद पहली बार इस रूट पर सफर कर रहा है। उसने कुछ देर बाद मुझसे ठेठ पंजाबी लहजे में इधर उधर की बातें शुरू कर दी। मैं हूँ हाँ में उसकी बातों का जवाब देता रहा और फिर ऊँघने का नाटक करते हुए उससे लाताल्लुक हो गया।
दरमियानी रफ्तार से चलती और जगह जगह रुक कर सवारियों को चढ़ाती उतारती बस लगभग 2 घंटे बाद नाभे के बस अड्डे पर जाकर ठहर गई। इस गुंजान आबाद कस्बे के बस अड्डे पर खासी चहल पहल थी। 8-10 मुसाफिर वहां उतरे और लगभग उतने ही सवार हुए। वहां से बस चलवाने के लिए मुसाफिरों को एक बार फिर शोर शराबा करना पड़ा, जिसमें मेरी साथ वाली सीट पर बराजमान नौजवान पेश था। ताहम मैंने किसी दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं किया। खुदा खुदा करके बस चली और भवानीगढ़ में चंद मिनट रुकने के बाद उसने मजीद 1 घंटे बाद सुनाम के बस अड्डे पर उतार दिया। अब मुझे एक नई आजमाइश दरपेश थी। छाजली बस्ती वहां से मजीद 6-6.5 मील के फासले पर थी, जबकि मुझे वहां से भी 1 मील आगे अमरदीप के खानदान की हवेली पर पहुंचना था। सुनाम के बस अड्डे पर 3 तांगे वाले सवारियों के मुंतजर थे और बस से उतरने के फौरन बाद मैं वाहिद मुसाफिर की हैसियत से उनकी तवज्जो का मरकज बन चुका था और अब वो मेरी मंशा दरियाफ्त करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन मेरी मुश्किल ये थी कि मैं एहतियात के तकाजों के पेश नजर उन कोचवानों के सामने सरदार अमरदीप या उसके बाप का नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इस तरह मैं न सिर्फ उनकी नजरों में आ जाता बल्कि यादाश्त में भी महफूज हो जाता। मुझे फौरी तौर पर कोई ऐसा तरीका ढूंढना था कि अपने मेजबानों का नाम लिए बगैर उनकी हवेली तक पहुंच जाता। खुशकिस्मती से उन कोचवानों की तरफ से यकजबान होकर मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचाने की पेशकश करते ही मुझे अमरदीप के बुजुर्गों के बनवाए हुए गुरुद्वारे का नाम याद आ गया, जो उनकी हवेली से कुछ ही फासले पर वाक़ था। मैंने उनमें से निस्बतन मुअम्मर कोचवान को तवज्जो का मरकज बनाते हुए पंजाबी में कहा, बुजुर्गो, मुझे गुरुद्वारा गुरुसर साहब की ज़ियारत को जाना है, आप पहुंचा देंगे? किराया कितना होगा? उसने बखुशी हामी भरी और बतौर किराया 3 रुपए का मुतालबा किया, जो मैंने फौरन कबूल कर लिया। बाकी 2 में से एक कोचवान ने मुझे 2.5 रुपए में मंजिल तक पहुंचाने की पेशकश की, लेकिन साथ ही कोचवान की सरजनिश पर वो पसपा हो गया। नहीफ और बूढ़े कोचवान के बरक्स उसका घोड़ा बहुत सेहतमंद और चाको चौबंद था। तांगे की हालत भी काफी अच्छी थी। कोचवान का इशारा मिलते ही वो दरमियानी रफ्तार से दौड़ने लगा। पुख्ता सड़क पर कुछ फासला तय करने के बाद तांगा एक नीम पुख्ता सड़क पर मुड़ गया, लेकिन घोड़े की रफ्तार बदस्तूर मुनासिब रही। उसके बावजूद कुछ ज्यादा झटके नहीं लग रहे थे। मुझे सबसे ज्यादा खदशा अब ये था कि कोचवान वक्त गुजारी के लिए मेरा शजरा नस्ब और खुसूसन एक दूर दराज देहाती इलाके के गैर मारूफ गुरुद्वारे की जियारत के लिए आने का मकसद पूछेगा। मैं कोई मुतासिर कुन कहानी तराशने के लिए दिमाग दौड़ाने लगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बूढ़े कोचवान ने अपने तौर पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू नहीं किया। शायद वो जहां दीदा शख्स दूसरों से मालूमात कुरेदने को मायूब समझता था। उसकी तरफ से मुतमईन होने के बाद बिलाखिर मैंने खुद उससे मौसम और फसलों के हवाले से हल्की फुल्की बातें छेड़ दी। उसने खुशदिली से तबादला ख्याल जरूर किया, लेकिन अपनी तरफ से बातें निकालने से गुरेज किया। छाजली गांव के पास से गुजरते हुए बिलाखिर हम उस नीम पुख्ता सड़क पर आ गए, जो नहर के साथ साथ चलती हुई गुरुद्वारे के पास से गुजरती थी। यही सड़क दाएं मुड़कर एक पुल पार करके अमरदीप के खानदान की जमीनों की तरफ जाती थी। वो पुल आने से पहले ही मैंने तांगा रुकवा लिया। 3 रुपए कोचवान के हवाले करते हुए मैंने कहा, यहाँ से मुझे पिताजी की मन्नत पूरी करने के लिए पैदल नंगे पांव वाहेगुरु के घर तक जाना है। बूढ़े कोचवान ने मेरी सादत की तारीफ करते हुए दुआ दी और किसी न किसी तरह तंग सड़क पर तांगा मोड़कर वापस रवाना हो गया। मैंने उसके काफी दूर जाने का इंतजार किया और फिर तेज कदमों से आगे बढ़ गया। पुल पार करके अमरदीप की हवेली तक पहुंचने में मुझे बहुत ज्यादा देर न लगी। हवेली के सामने वाले अहाते में पहुंचते ही मुझे नीरज मिल गया। उसने गर्मजोशी से सलाम किया और कोई सवाल किए बगैर साथ लिए मेहमान खाने में आया। मेरा कमरा उसी हालत में था जैसे मैं उसे छोड़कर गया था। कमरे में पहुंचने पर नीरज ने मुझे मेरे बिस्तर पर बैठने की दावत दी। मैंने कहा, यार ये बताओ, सरदार अमरदीप हवेली में ही मौजूद है ना? मेरी बात सुनकर नीरज ने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं जी, वो तो माल्टे के बागों की तरफ गए हुए हैं। व्यापारी का ट्रक लगा हुआ है, लोडिंग हो रही है। भूषणदीप सिंह और बड़े सरदार जी भी वही हैं, शाम तक वापसी होगी। आप थोड़ा आराम कर लें, मैं खाना ले आता हूँ। मैंने कहा, यार नीरज, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, आराम की भी कोई जरूरत नहीं। उसने जल्दी से मेरी बात काटते हुए कहा, तो हुक्म करें, मैं आपको वहाँ छोड़ाता हूँ। मैंने नरमी से कहा, नहीं, तुम जहमत न करो, मुझे बाग का रास्ता याद है, खुद चला जाऊंगा। उसने खुशगवार लहजे में कहा, ठीक है जी, जाकर काले नमक के साथ माल्टे खाओ, जोर की डकारें आएंगी और भूख लग जाएगी, फिर मैं आपको मजेदार खाना खिलाऊंगा। अमरदीप के उस पैदाइशी मेहमान नवाज और खुश अखलाक खादिम से बमुश्किल पीछा छुड़ाकर मैं हवेली के अहाते से निकला और तेज कदमों से माल्टों के बागात की तरफ चल पड़ा।
اس کے ذکر کرنے سے مجھے واقعی امردیپ کے باغ کے مالٹوں کا لذیذ ذائقہ یاد آ گیا تھا اور انہیں کھانے کی خواہش جاگ اٹھی تھی۔ باغ میں داخل ہوتے ہی مجھے امردیپ کا ایک اور کارندہ مل گیا۔ اس نے باغ کے اس حصے کی طرف رہنمائی کی جہاں اس کے مالکان موجود تھے۔ مجھے امردیپ اور برہمدیپ دور ہی سے نظر آ گئے۔ وہ گھنے درختوں کے درمیان موجود خالی جگہ پر بچھے 2 پلنگوں پر بیٹھے 3 مہمانوں سے بات چیت میں مصروف تھے۔ قریب ہی 3 مونڈھے بھی نیم دائرے کی شکل میں رکھے ہوئے تھے جو اس وقت خالی تھے۔ میں اس مجلس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ مجھے امردیپ کے مہمانوں کی نظروں کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ یہ احتیاط کے تقاضوں کے منافی ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے کنی کترا کر اس باغ کے راکھوں کے ڈیرے کی طرف چل دیا، لیکن تبھی امردیپ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے مجھے آواز دے کر رکنے کو کہا۔ میں ٹھہر گیا، لیکن میں نے پلٹ کر ان لوگوں کی طرف جانے کی کوشش نہ کی۔ چند ہی لمحوں میں امردیپ مجھ تک پہنچ گیا اور وارفتگی سے مجھے گلے لگا لیا۔ بولا، تم تو پٹیالے کے ہی ہو کر رہ گئے ہو بہادر سنگھ۔ یہ زیادتی ہے یار، مانا کہ یہاں شہر والی رونقیں نہیں ہیں، لیکن تم سے محبت کرنے والے ضرور ہیں۔ پتا جی اور ماں جی بھی دن میں کئی بار یاد کرتے ہیں تمہیں۔ میں نے اس کے طویل شکوے کے جواب میں پہلے محض مسکرانے پر اکتفا کیا، پھر اس کے چہرے پر سوال برقرار رہنے پر کہا، معافی چاہتا ہوں امردیپ بھائی، بس میلے میں مشغول رہا، کئی دوست بنائے، تمام تاریخی عمارتوں کی سیر میں لگا رہا، لیکن آپ کا پورا خاندان مجھے بھی یاد آتا رہا ہے، اسی لیے تو ملنے چلا آیا ہوں۔ میری بات سن کر امردیپ کسی معصوم بچے کی طرح بہل گیا اور خوشی اور جوش بھرے لہجے میں بولا، یہ تم نے بہت اچھا کیا، سب گھر والے تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، چلو پتا جی سے تو ابھی مل لو۔ میں نے کہا، نہیں یار، تم باپ بیٹا مہمانوں سے کاروباری بات کرو، میں گھر میں بڑے سردار جی سے ملاقات کر لوں گا، میں تمہارے مہمانوں کی نظر میں نہیں آنا چاہتا، خامخواہ کی الجھنیں بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ امردیپ چونکا اور پھر استفہامیہ انداز میں سر ہلا کر کہا، او سمجھ گیا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ایسا کرو، تم باغ کے شمالی حصے کی طرف چلے جاؤ، وہاں بشندیپ ٹرکوں میں پھل لدوا رہا ہے، بلکہ میرا خیال ہے وہ کام سے فارغ بھی ہو چکا ہوگا، میں ان بیوپاریوں سے نمٹ لوں، پھر محفل جمائیں گے، بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ دراصل جہاں آنے کا سوچا تو جیپ کے انجن میں کچھ مسئلہ ہو گیا، ایک ورک شاپ میں دکھایا تو انہوں نے 2-3 دن کے لیے چھوڑ جانے کو کہا، لہٰذا میں آپ کی لاڈلی کو وہیں تفصیلی جانچ پڑتال کے لیے چھوڑ کر بس کے ذریعے یہاں آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونکا اور پھر تشویش چہرے پر سجا کر بولا، کیا ہوا جیپ کو؟ ویسے اس میں کوئی خرابی ہونی تو نہیں چاہیے، میں نے کچھ دن پہلے تو اس کی مکمل سروس کروائی ہے۔ میں نے کہا، مشین تو مشین ہی ہوتی ہے بھائی، کبھی کبھار غیر متوقع مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ویسے بھی میں نے اس بیچاری جیپ کے ساتھ بہت بدسلوکی کی ہے، شاید ناراضی کا اظہار کر رہی ہوں۔ چلتے چلتے کئی بار گاڑی کا انجن کھانسنے اور جھٹکے کھانے لگتا ہے، میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ خرابی بڑھ جائے یا کسی نازک موقع پر گاڑی جواب دے جائے، بہتر ہے کسی اچھی ورک شاپ پر اس کا تفصیلی چیک اپ کروا لیا جائے۔ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، چلو اچھا کیا، ایسا کریں آپ بشندیپ سے گپ شپ کریں، وہ اس طرف ٹرکوں پر لوڈنگ کروا رہا ہے، بلکہ اب تک تو کروا چکا ہوگا، بس اب یہ سب بیوپاری بھی جانے والے ہیں، مال لد چکا ہے اور میں نے رقم بھی وصول کر لی ہے، تھوڑی دیر میں ہم سب گھر چلیں گے۔ میں نے کہا، آپ لوگ آرام سے اپنا کام مکمل کریں، میری فکر نہ کریں، یہ بتائیں بچے بھی آئے ہیں کیا؟ میری بات سن کر امردیپ نے قہقہا لگا کر کہا، نہیں بھائی، وہ اتنا ادھم مچاتے ہیں کہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس دن مال لوڈ ہونا ہو اس روز ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں امردیپ کی بتائی ہوئی سمت روانہ ہوا تو گھنے درختوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ طے کرتے ہی مجھے بشندیپ نظر آیا۔ وہ 2 ٹرکوں کے قریب بچھی ایک چارپائی پر نیم دراز تھا، قریب ہی 5-7 بڑی بڑی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں جو اس وقت خالی تھیں، لیکن آثار سے ظاہر تھا کہ ان پر منوں کے حساب سے مالٹے ڈھیر رہے ہوں گے۔ ٹرکوں کا رخ وہاں باہر جانے والے راستے کی طرف تھا اور ان کا عملہ ان کے قریب ہی خوش گپیاں لگا رہا تھا۔ بشندیپ مجھے آتا دیکھ کر پلک جھپکتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر گرم جوشی سے مجھ سے لپٹ گیا۔ اس نے بھی لگ بھگ وہی گلے شکوے کیے جن سے میں کچھ ہی دیر پہلے نمٹ چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا، یار میں بہت شرمندہ ہوں، اپنے سسرال کی مصروفیات کی وجہ سے میں تمہیں بالکل وقت نہیں دے سکا، ورنہ میں خود بھی تم سے گپ شپ کے لیے بےتاب تھا۔ سچ بتاؤں، ریل میں تم سے بات کرنے میں بہت مزہ آیا۔ میں نے کہا، آپ کی گفتگو بہت دلچسپ اور معلوماتی تھی، جس سے مجھے اپنے پنجاب خصوصاً خالصہ دیش تحریک کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ امردیپ نے بھی اس بارے میں کافی باتیں بتائی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہندوستان میں جمہوریت ہونے کے باوجود اس طرح کی آواز اٹھانے والوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کیوں کی جاتی ہیں۔ میری بات سن کر بشندیپ اچانک سنجیدہ بلکہ رنجیدہ ہو گیا۔
कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, असल रोना तो यही है। हम सिखों से ज्यादती का आगाज देश के बाप, जमहूरियत के सबसे बड़े प्रचारक नेहरू ने किया था। मैंने शायद आपको बताया था ना, उसने बंटवारे से पहले सिख लीडरों को खुद मुख्तारी का झांसा देकर अपने साथ मिलाया था और हिंदुस्तान बनने के बाद सब वादों से मुकर गया, बल्कि सिख कौम को इंतहा पसंद करार दे दिया। सुना है अब खालसा तहरीक को कमजोर करने के लिए पंजाब को कई टुकड़ों में बांटने की तैयारियां हो रही हैं।